नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आगामी 14th जेपीएससी के लिए आपकी तैयारी बहुत शानदार वे में चल भी रही होगी, और जिनकी तैयारी है तो आपके सामने 10 सवाल रखे जा रहे हैं, और ये आपका सेक्शन है साइंस एंड टेक का। ठीक है, साइंस एंड टेक में जो आप डिजीज़ पढ़ते हैं, जेनेटिकल डिजीज़ यानी अनुवांशिकता जो रोग होते हैं, यानी कि कम कहने का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र में जब दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब वो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोजोमल और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज। तो उनसे जो भी आप सात डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, इधर आपका पटाओ सिंड्रोम हो गया, फिर एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और एक आपका हो गया डाउन सिंड्रोम। तो ये सारे डिजीज के बारे में आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है साइंस एंड टेक में। तो अब आपकी बारी है इन 10 सवाल में 6 सवाल सही करने की। अब जिन छात्रों ने मेरे क्लास को पूरा किया है, और ये एप्लीकेशन में मैंने क्लास कराया है, साथ के साथ यूट्यूब पर भी करवाया, तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखा, यानी कि ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ साइंस एंड टेक की जेनेटिकल डिजीज की, तो पहले आप उसकी वीडियो को देख लीजिए, यूट्यूब पर भी पड़ी है, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। देन फिर आप इन 10 सवाल को अटेम्प्ट करें, तब जाकर के आपको कुछ अच्छा फील होगा भाई। अदरवाइज 10 सवाल में आप 2 से 3 सवाल ही सही कर पाएंगे, जो हर स्टूडेंट सही कर पा रहे होंगे। अब जो सिलेक्शन ले रहा होगा, कम से कम 10 में आपको 6 करने होंगे, और जो हमारे क्लास कर लिए हैं वो 10 में 10 करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और 14 जेपीएससी के बैच में आपको ऑफर दे दिया गया है ये इस न्यू ईयर के लिए, पीटी बैच में भी है और पीटी प्लस मेंस बैच में भी। तो आपको कमेंट सेक्शन में सारा आपको लिंक है, एप्लीकेशन लिंक भी है, और कोई भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप हमें बात कर सकते हैं। ऑफर वगैरह सारा कुछ दे दिया गया, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल में, और कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कितना सवाल आपका सही हुआ है 10 में। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से आते हैं। पहला सवाल आपके लिए रखा गया है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बोला गया है कि सही कथन का चयन करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो लिंग गुणसूत्र रोग है, हिंदी में लिंग गुणसूत्र रोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज जो होते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो लिंग गुणसूत्र जो रोग है, उनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 हो सकती है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन बोला गया है कि लिंग गुणसूत्र रोग में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो सकती है। तीसरा, लिंग गुणसूत्र रोग में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो सकती है। बताइए, क्या 46 हो सकती है, क्या 47 हो सकती है, क्या 45 हो सकती है, या फिर तीनों हो सकता है, ओनली वन, 1 एंड 2, 1 एंड 3, या ऑल सभी? क्या सभी स्टेटमेंट सही है, क्या केवल एक और तीन स्टेटमेंट, या एक और दो, या फिर केवल एक? तो क्वेश्चन पहले हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला यह गया है कि आपका कौन सा डिजीज भाई, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज की बात की जा रही है। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक डिजीज में हमने बात की थी भाई आपको, तो जेनेटिक डिजीज में हमने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम में कुछ दिक्कतें आ जाने के कारण, जो डिजीज होती है, जिसके तहत हमने 7 डिजीज के बारे पढ़ा। अब क्रोमोसोम, अगर इंसान की बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। 46 को अगर हम लोग तोड़े तो कैसे तोड़ते हैं, 44 मेल है तो XY, और फीमेल है तो भाई XX। ये हो गया आपका ऑटोजोमल क्रोमोसोम, और आप यहाँ जो देख रहे हैं XY और XX, इसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर हेट्रोजोम, या फिर एलोजोम। तो क्वेश्चन आपको इसी से रखा गया है कि लिंग गुणसूत्र रोग जो है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोमल जो डिजीज होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो सकती है, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, 45 हो सकती है। बताइए, तीनों स्टेटमेंट सही है, या तीनों में से केवल एक स्टेटमेंट सही है, या 2 स्टेटमेंट सही है, कौन स्टेटमेंट सही है? तो भाई आ जाइए, मैं अपने पहले आपको क्या बताया था, क्या नहीं बताया है, उस पर पहले हम लोग आते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेल में। देखिए यहाँ आ गए, मैं अपने नोट्स में हम लोग आते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में सबसे पहले हमने बात किया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस में आपने क्या देखा था कि ये किस टाइप का डिजीज है, तो ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी कि ये कौन सा क्रोमोसोम इसमें डोमिनेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट होता है।
तो इस डिजीज होने के बाद इंसान में क्या क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिफरेंस आती है? 46 तो नॉर्मल है, क्या 47 हो जाती है या फिर 45 हो जाती है? तो बिल्कुल नहीं। कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर हीमोफीलिया डिजीज हो, दोनों केस में आपका क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 46 ही रहती है। चलिए, पहला स्टेटमेंट यानी कि एक जो आपका स्टेटमेंट था कि लिंग गुणसूत्र रोग में क्रोमोसोम की संख्या 46 हो सकती है, तो बिल्कुल हीमोफीलिया डिजीज और कलर ब्लाइंडनेस में। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्स क्रोमोसोमल जो एविरेशन यानी कि जो असमानता होती है, यानी कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है आपका, जो आपके युग्मक जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है उस समय सेल की जो डिवीजन होती है, तो इस केस में मैंने आपको यहाँ पे बार बार क्लासेस आप एक बार देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है साफ साफ शब्दों में, देखिएगा यहाँ पे देखिए, या देखिए क्या हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गुणसूत्र वाले अंडे या फिर बहुत कम, मतलब 46 से अधिक यानी कि 47 गुणसूत्र आपने देखा था कौन सा डिजीज में भाई? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। और बहुत कम कितना? 46 से कम कितना? 45 किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। ये देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम और ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में कितना? 47 गुणसूत्र। ठीक है, तो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला है? तो चलिए आइए भाई, यानी निष्कर्ष अब यहाँ पे हमने पूरा आपको डिटेल मैंने क्लासेस में बता रखी है भाई। यहाँ बस आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो सेक्स क्रोमोसोमल जो डिजीज होते हैं, इस सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज के तहत कितने प्रकार के डिजीज होंगे भाई? तो 4 डिजीज है। कौन कौन से? एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, दूसरा टर्नर सिंड्रोम है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम? 47, टर्नर में 45 और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में कितने हैं? तो 46। तो अब आइए स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट है कि लिंग गुणसूत्र रोग में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है तो इस केस में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी भाई? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया किस प्रकार का डिजीज है? एक सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। बिल्कुल। नेक्स्ट जो सेक्स क्रोमोसोम डिजीज है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है तो लिंग गुणसूत्र रोग में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो सकती है। बिल्कुल टर्नर सिंड्रोम, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कमेंट करके बताइएगा कि पहला सवाल कितने स्टूडेंट ने सही किया है। अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पे। आपको यहाँ पे भी सही स्टेटमेंट का चयन करना है। तो बोला गया जो ऑटोजोमल जो रोग है यानी कि ऑटोजोम जो डिजीज है, मतलब चलिए आ जाइए, 46 आपके अंदर क्या है? क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है। ये फीमेल हो गए और ये आपका मेल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई? ऑटोजोमल डिजीज, यानी कि अब दिक्कत इस क्रोमोसोम में है ना कि इस क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम डिजीज या फिर एलोजोम या हेट्रोजोम का नाम देते हैं। समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन है? बिल्कुल सर। तो चलिए भाई साहब, ऑटोजोमल डिजीज में अगर हो जाए तो पहले हमें ये बताइए, हमने आपको बताया था कि जो ऑटोजोमल डिजीज है इसमें कितने प्रकार के डिजीज है? 3 प्रकार के डिजीज के बारे में मैंने बताया था। एक था आपका पटाउ सिंड्रोम, दूसरा था आपका एडवर्ड सिंड्रोम और तीसरा था आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें होता क्या था? एक शब्द ट्रियोसोमी शब्द का बारे में मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र आपके पेयर में होते हैं इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि पेयरिंग यहाँ पे कितने गुणसूत्रों की हो जाती है? 3 गुणसूत्रों की हो जाती है। तो भाई इसका मतलब 3 गुणसूत्र आ गया है। और ये पोजीशन भी याद रखिए, पटाउ सिंड्रोम में 13th पोजीशन यानी कि 13th जो पेयर है क्रोमोसोम का उसमें 3 गुणसूत्र आ जाता है। एडवर्ड में आपका 18वां जो पेयर था उसमें 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम में 21वां जो पेयर था उसमें 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। ये आप जैसा देख सकते हैं, 21वां में आपका था डाउन सिंड्रोम, 13वां में पटाउ सिंड्रोम। देख सकते हैं पटाउ सिंड्रोम में आपको यहाँ बताया गया था कि 13th पेयर में क्या आ गया? 47 क्रोमोसोम हो जाता है। एडवर्ड में आपका 18th पेयर में, यानी कि ये जो पेयर है यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा तीसरा क्रोमोसोम आ जाता है, यानी टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर में आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, यानी कि तीनों जो डिजीज आपने देखा, ये तीनों डिजीज भाई कहाँ के डिजीज है? कैसे डिजीज है? तो ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है? नहीं, ये ऑटोजोमल डिजीज है। ठीक है ना, देख सकते हैं ये कैसे डिजीज है? ऑटोजोमल डिजीज है। और इनमें होता क्या है? इनमें पोजीशन में, यानी कि जो क्रोमोसोम के जो पोजीशन होते हैं उनमें कुछ पेयर में, यानी कि फिक्स पोजीशन है। जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वां पेयर, एडवर्ड में 18वां और पटाउ में 13वां। ये मैंने ट्रिक भी बताया था, पटा लो भाई तेरे फ्रेंड को। एडवर्ड 18 और डाउन सबसे डाउन 21वां। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाते हैं संख्या? गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, तो तीनों यानी कि ऑटोजोमल डिजीज में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47,
यानी नॉर्मल 46 से एक ज़्यादा। अब आइए स्टेटमेंट बोला गया कि ऑटोसोमल डिजीज में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, बिल्कुल सही है। ऑटोसोमल डिजीज में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, बिल्कुल नहीं। ऑटोसोमल डिजीज में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइएगा कितने आंसर सही आए हैं आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स के। अब बोला गया है कि निम्न में से कौन भिन्न है भाई। देखिए, पटाओ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। सबसे आसान सवाल अगर आज का पूछा जाए तो सबसे इजी सवाल है आपका ये वाली। तो इनमें से कौन सा भिन्न है भाई। देखिए, पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये तीनों जो डिजीज आप देख रहे होंगे, ये तीनों कैसे डिजीज है भाई, ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है। और दूसरा, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 47। टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपका कैसा डिजीज है भाई, तो वो आपका सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45। तो भिन्न कौन हो गया, टर्नर सिंड्रोम। क्लियर। चलिए आगे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की संबंध में सही है, मतलब आपका जो डिजीज है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। भाई देखिए, कुछ ऐसे यहां पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहां पे, पीसीएस में। जैसे कि अगर आप बात कर लें यूपीएससी में, अगर आप सीडीएस का पेपर कभी दिए हो, एनडीए का पेपर दिए हो, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में यहाँ पे पेपर होता है, असिस्टेंट कमांड सीएपीएफ हो गया, या इसके अलावे अगर मैं बोलूँ तो आपका बिहार पीसीएस है, जेपीएससी है और यूपी पीसीएस के सवाल यहाँ मैंने कुछ कुछ रखे हैं। इसके अलावे रेलवे में तो बहुत शानदार साइंस का वेटेज रहता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन है। बाकी एक्सपेक्टेड अपने द्वारा बनाया गया ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया गया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपका सवाल है, और आप जाके खोज लीजिएगा यूट्यूब में भी, या इस प्रकार के सवाल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ मिल जाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपका पीवाईक्यू पीसीएस का पूछा गया सवाल है। तो ये डिजीज है आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो इस डिजीज में आपको बोला गया है क्या स्ट्रक्चर सही है, कौन सा है बताइएगा। तो आपको याद होना चाहिए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। देखिए पहले आ जाइए, जिससे स्टूडेंट्स ने ईमानदारी पूर्वक क्लासेस किए हैं दोस्त आप लोग, ठीक है ना। तो मैंने बहुत खूबी से, और नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर रखा है टेलीग्राम में भी और एप्लीकेशन में भी अपडेटेड है। कितने होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, 47। तो इसमें आपको पता है, और ये मेल में होने वाला डिजीज है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाने के कारण लड़कों में क्या होते हैं, लड़की वाली लक्षण, यानी कि जो ट्रांसजेंडर के आगे क्या यहाँ लिखते हैं भाई, श्रीमान ट्रांसजेंडर। ये आपको मैंने इसका लॉजिक बताया था। तो इसका स्ट्रक्चर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें तो हम लोगों ने डिटेल स्टडी क्या है। तो खैर यहाँ आ जाइए, क्लिनफिल्टर के संबंध में कौन सही है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सही है आप इसका जवाब देंगे। तो पहला ऑप्शन है 44XX, यानी कि तीनों के तीनों XX गुणसूत्र है। तो ये तो भाई नहीं है, तो ये किसके लिए सही होगा, आपका सुपर फीमेल के लिए। नेक्स्ट 44 + XXXY, बिल्कुल ये आपका सही है स्ट्रक्चर। कुल कितने होते हैं क्रोमोसोम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में, 47। और स्ट्रक्चर 44 + XXY, लड़का होने वाला होता है लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाने के कारण लड़के में लड़की की गुण देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कितने स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिए। हालांकि ये भी बहुत टफ नहीं है। देखिए ये जो पहला दूसरा था, आप बोल सकते हैं इसको मॉडरेट लेवल पे, ठीक है, क्वेश्चन थे, बहुत अधिक मॉडरेट नहीं थे। ये सबसे आसान सवाल था आज का, और ये भी थोड़ा सा मॉडरेट से भाई नीचे ही था, ठीक है ना। चलिए, मतलब इजी मॉडरेट के बीच में था। टर्नर सिंड्रोम के लिए सही रचना, ये भी इजी मॉडरेट के बीच में भाई। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम, पहले ये बताइए कैसा डिजीज है भाई, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, बिल्कुल। अच्छा, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कैसा डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, बिल्कुल। यानी कि जिससे लिंग निर्धारण होती है उस गुणसूत्र में क्या है भाई, दिक्कत है, ठीक है। तो अब टर्नर सिंड्रोम की अगर बात हो रही है तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि सही रचना क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई, 45। सही रचना क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम पहले बताइए किसमें होती है, लड़कियों में होती है। सही रचना क्या होगी भाई, 44 + X, लड़की होना था लेकिन एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसमें इस लड़की में लड़कों का गुण मिल जाता है, जिसके कारण आप यहाँ बोलते हैं भाई श्रीमती ट्रांसजेंडर, ठीक है। यानी उस लड़की में क्या है, आवाज भारी मिलेगा, ठीक है। जो ब्रेस्ट साइज जो है काफी चौड़े मिलेंगे, कमर का साइज आपका जो जिस प्रकार से लड़की का होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। उनके जो मतलब कि बॉडीज में काफी ज्यादा हेयर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम के ये सारे लक्षण है। नेक्स्ट सवाल है छठा, सुपर फीमेल के बारे में। कुल गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछी जा रही है भाई, बहुत शानदार सवाल। सुपर फीमेल, तो मैंने यहाँ बताया था सुपर फीमेल मतलब क्या है, फीमेल के अंदर लग गया सुपर, यानी कि बहुत अच्छा शॉर्ट, और बोलते हैं सुपर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन सुपर शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट में भी अच्छा शॉर्ट।
तो फीमेल में भी बहुत अधिक फीमेल का गुण आपके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। फीमेल के अंदर आपका बहुत ज़्यादा, यानी कि जो नॉर्मल फीमेल की जो लक्षण होनी चाहिए उससे ज़्यादा लक्षण फीमेल में देखने को मिल जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर फीमेल। और इसका मैंने आपको पूरे डायग्राम के साथ बताया है कि कैसे कब संतान सुपर फीमेल जन्म लेती है। कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है यहाँ पे 47, और इसकी स्ट्रक्चर याद रखना है 44XXX। अब आइए एक बार कंटेंट में, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं आपको एक बार कंटेंट में दिखाऊंगा तो चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज भी हो पा रही होगी। चलिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ मैंने जब oogenesis प्रोसेस के बारे में बताया था, यानी कि एग फॉर्मेशन में जब प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब किसमें मेल में नहीं फीमेल में दिक्कत है, तो इसमें मैंने बताया था कि ये मियोसिस डिवीजन होता है। क्योंकि भाई जो आप यहाँ पे डिजीज देख रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, तो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में कौन सा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। यहाँ पे जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन होता है। तो इस डिवीजन के दौरान जो अंडाणु कोशिका का जो निर्माण के दौरान क्या होता है, दोनों गुणसूत्र सही ढंग से अलग अलग होने में ये विफल हो जाते हैं। जैसे कि देखिए मेल में एक्स वाई तो आराम से वाई और एक्स दोनों विभाजित हो गया, लेकिन फीमेल की जो एक्स एक्स है एक अंडे में दोनों एक्स गुणसूत्र आ गया, एक में 0 आ गया। तब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे 3x, यही था आपका सुपर फीमेल। ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम। इस केस में जो संतान होता है बहुत रेयर ऑफ द केस, एक तो IQ लेवल वगैरह बहुत ही कम होता है, बच्चे अनडेवलप्ड होते हैं और ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते इस तरह के बच्चे। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। ये हो गया सुपर फीमेल। अब मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल, ये आपका PYQ वाला क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है PCS में। एक साइड आपका रोग है और एक साइड आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या। भाई क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, भाई क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की संख्या कितनी है 47, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो इसकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है भाई 45, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस की संख्या कितनी है भाई 46। इट मीन्स कि ए क्या हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कितना हो गया बताइएगा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का ए का हो गया 2, बी यानी कि टर्नर सिंड्रोम कितना हो गया बी का 3, और सी आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि सी का 1, ठीक है। A2B3C1, A2B3C1 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको समझिए, आपसे बहुत शानदार सवाल है यार ये सब सवाल। देखिए कितने इजी है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जेनेटिक है, लग रहे हैं इजी, लेकिन अब आपके लिए ऑप्शन दे करके टफ कर दिया गया। देखिए टर्नर सिंड्रोम कैसा आपका संबंध, कैसा डिजीज है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या जेनेटिकल डिजीज है या कॉन्जेनिटल डिजीज है, बताइए। तो भाई टर्नर सिंड्रोम कैसा डिजीज है, तो एक ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। सेक्स क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ जा रही है, और ये जब गुणसूत्र प्रॉब्लम आ जा रही है तो ये कैसे डिजीज है भाई, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। और जो जेनेटिक डिजीज होती है वो कैसे डिजीज होती है, कॉन्जेनिटल डिजीज यानी कि जन्म जाते ही आपको ये बीमारी मिल जाती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम का संबंध 2 से भी है 4 से भी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट में मैंने इसको बताया भी था आपको, सबसे पहला ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ये बिल्कुल स्लाइड है भाई, ये स्लाइड में बहुत मेहनत होती है, ठीक है ना। और आप जितने बड़े यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर कह लीजिए या टीचर कह लीजिए पटना में, आप इस तरह के सवाल आपको नहीं कराया जाएगा। मैंने हर चैप्टर में ऐसे ऐसे ही सवाल कराए हैं, मैंने कंसेप्ट पे काम किया दोस्त, ठीक है। चलिए अभी हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था डिजीज को लेकर के, ठीक है। चलिए देखिए हमने यहाँ पर आपको विभाजित कराया था, थोड़ा सा जूम। ये है आपका डिजीज, 2 प्रकार के डिजीज होते हैं, एक होते हैं जन्मजात यानी कि जन्म से ही आपको ये बीमारी लेकर के आते हैं, और एक आप एक्वायर्ड करते हैं जन्म लेने के बाद। तो ये 2 कारण से होते हैं, एक तो संक्रामक यानी कि आप किसी रोगी के संपर्क में आते तब होता है ये डिजीज, और एक होता है आपके लाइफ स्टाइल बिगड़ जाने के कारण, जिसमें आपका है कैंसर है, मोटापा है, डायबिटीज है, इस प्रकार के। इसमें वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोआ डिजीज और फंगस डिजीज। लेकिन ये जो ये जो आपका जन्मजात रोग है इसी के अंदर आता है जेनेटिकल डिजीज, ठीक है, जो बाय बर्थ आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से संतान में चले जाते हैं। तो भाई आप जब इस जेनेटिक डिजीज की बात किए हैं तो अब यहाँ पे आ जाइए। इस जेनेटिक डिजीज में होता क्या है, जीन या क्रोमोसोम में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है ना। यानी कि क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम कितनी संख्या 46 है। तो अब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को छोड़ करके बाकी जितने भी गुणसूत्र क्रोमोसोमल डिजीज होंगे उसमें गुणसूत्र की संख्या या तो कम या तो अधिक, और ऑटोसोमल में तो अधिक ही हो जाएगी। सेक्स क्रोमोसोमल में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में 47 और टर्नर में 45 और सुपर फीमेल में भी 47। तो ये जो आपका डिजीज है भाई, ठीक है, चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स क्रोमोसोमल हो, यानी कि क्रोमोसोमल में आपका डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम हो,
क्लीन फिल्टर, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम, ये सभी आपके कैसे डिजीज है भाई? क्रोमोसोमल डिजीज है। क्रोमोसोमल डिजीज कहने का मतलब क्या हो गया भाई? जेनेटिक डिजीज। और जेनेटिक डिजीज कहने का मतलब क्या हो गया भाई? कॉन्जेनिटल डिजीज। यानी कि आपका टर्नर सिंड्रोम अनुवांशिक भी है, कॉन्जेनिटल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सभी हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए भाई। आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, यूट्यूब पे है आपके लिए, मैंने कराया भी है। और इस प्रकार के क्लास आपको आते चले जाएंगे कंसेप्चुअल नाम से, और उसका इसी प्रकार से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं ये नहीं था, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 9वां सवाल है, कलर ब्लाइंडनेस से लेकर के सवाल पूछा गया है कि सही कथन बताएं। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताइए, क्या सही है क्या गलत। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे डिजीज है? एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज, बिल्कुल। एक्स लिंक एक्स क्रोमोसोम अगर प्रभावित हो जाती है तो भाई क्या होता है? आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो जैसे कि मेल में क्या है? एक्स वाई है, और फीमेल में क्या है? एक्स एक्स है। तो ये आपका फीमेल के केस में क्या है भाई कि दोनों एक्स क्रोमोसोम जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, और मेल में क्या भाई? एक ही एक्स क्रोमोसोम में एक प्रभावित हो गया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसलिए मेल में बहुत अधिक देखने को मिलता है कलर ब्लाइंडनेस। तो दूसरा ऑप्शन वही लिखा गया कि सबसे अधिक पुरुष प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी, और ये भी ऑप्शन ए 1 भी सही है। तीसरा, आंखों की कौन सेल इसमें प्रभावित होती है? तो हमने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो आपके रंग होते हैं, ठीक है, यानी रंगों में आप भिन्नता नहीं कर पा सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और ये कैसी रंग होती है? प्राइमरी कलर होते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है? लाल आता है, हरा आता है और पीला आता है। और ये तीनों रंग आपके रेलवे में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको रेलवे में भर्ती नहीं होती है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे आंखों में क्या है? दो सेल, एक सेल है, एक है आपका रॉड सेल, एक है आपका कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या है? बहुत ही कम लाइट में आपको देखने में हेल्प कराती है। कोन सेल बहुत अधिक लाइट में भी आप चीज़ों को देख पा सकते हैं, साथ के साथ ही आपको रंगों में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है। तो जब आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो आपका ये कोन सेल क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंखों की कोन सेल प्रभावित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। चौथा, कलर ब्लाइंडनेस में प्राथमिक रंग भिन्नता करने में दिक्कत होती है, ये भी बिल्कुल सही। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा यानी कि ऑल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला सवाल पे, कि बोला गया है कि माता वर्णांधता से प्रभावित है। ठीक है, तो यानी माता कहने का मतलब भाई फीमेल हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं फीमेल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इस सवाल को बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला गया पिता को वर्णांधता नहीं है। ठीक है, तो चलिए पिता का केस यानी कि मेल यहाँ ले लिया जाए। अब दोनों को शादी हो जाएगी भाई। अब इनसे जो संतान होंगे वही आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, कि जो संतान होंगे कितने प्रतिशत संतान को वर्णांधता की संभावना है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी? 25%, 50%, 75% या 100%। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं भाई? विवाह कराते हैं। ठीक है, मेल है तो फीमेल है तो भाई एक्स एक्स हो गया। ठीक है, और मेल है तो भाई एक्स वाई। फटाफट आप एग्जाम में बनाएंगे, मैं तो यहाँ इतना बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया था? एक चीज कि माता वर्णांधता से प्रभावित है। ठीक है, तो अगर माता वर्णांधता से प्रभावित है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये गोला, चलिए ठीक है रहने दे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माता अगर वर्णांधता से प्रभावित है, एक मिनट कलर चेंज किया, माता अगर वर्णांधता से प्रभावित है यानी कि इसमें भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं? ये प्रभावित है, और मेल में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पिता को वर्णांधता नहीं है। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब इनकी अगर शादी होती है तो अब आपसे पूछा जा रहा, बताइए कि क्या देखने को मिल सकता है। चलिए तो देखते क्या होने की संभावना है भाई। तो एक आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, और एक इसके साथ एक एक ये क्रोमोसोम आ गया, एक ये आ गया। तो क्या क्या मिल रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ से आया एक एक्स और इधर आया एक्स, इसमें एक प्रभावित है। यहाँ से ये एक्स एक प्रभावित है और ये वाई आ गया। ये एक्स है जो आपका प्रभावित है, और यहाँ से ये आपका आ गया भाई, ये आया और ये गया। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको पहले बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बना नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद मुझे देखिए यहाँ से ये आया ये एक्स, यानी ये एक्स और एक ये एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स प्रभावित था। ठीक है, अब इसी एक्स को यहाँ पे ले लिया तो एक्स ये प्रभावित हो गया, ये आ जाके इससे कंबाइन किया इस वाई से। ठीक है, एक्स वाई आ गया। इसके बाद अब इसको लिए तो ये एक्स आया जो आपका क्या है? प्रभावित है, और फिर ये एक्स में जाएगा तो यहाँ पे फिर एक एक्स ले लेते हैं हम लोग। चलिए ये एक्स आ गया, और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फिर ये एक्स और ये एक वाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये एक्स और ये हो गया आपका वाई, और ये आपका प्रभावित है। ठीक है, प्रभावित है या नहीं पहले ये बताइए। देखिए अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बताइए पहले, कि ये आपका क्या होगा भाई? पुत्री होगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा भाई? पुत्र होगा। ये भी क्या होगा? एक्स एक्स है तो ये आपकी पुत्री होगी, और ये क्या होगा? आपका पुत्र होगा।
अब कौन प्रभावित होगा कलर ब्लाइंडनेस? तो पुत्री है तो भाई दोनों क्या होना चाहिए इसमें प्रभावित होना, दोनों प्रभावित नहीं है, ये क्या होगा भाई वेक्टर होगा, यानी कि कैरियर हो, यानी आगे इसकी जब शादी होगी जिसके भी साथ, जिस लड़के के साथ, उसके वंश में हो सकता है चांसेस जो संतान होगा कलर ब्लाइंडनेस की। अब ये प्रभावित हो गया, इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, ये पुत्र है इसका एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये पुत्री है इसका दोनों प्रभावित नहीं तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, ये पुत्र है तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम है तो यानी ये कलर ब्लाइंडनेस, यानी टोटल कितने संतान हुए थे? 4, जिनमें से 2 पुत्र, दोनों क्या है प्रभावित है, यानी कि 50%। चलिए ठीक है, तो जवाब मिल गया, कितना आंसर हो जाएगा सही? 50%। तो अभी सब हमने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बताइएगा 10 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इन 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए, ठीक है ना? तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टॉपिक को केवल ख़त्म कर लें, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने टॉपिक को कंसेप्चुअली चीज़ों को ख़त्म किया है कि नहीं, यानी कंसेप्ट पे आपने काम किया है कि नहीं, उसके बाद आप MCQ लगाइए। MCQ केवल PYQ ही नहीं होना चाहिए, बट PYQ आपके हर एग्जामिनेशन के होनी चाहिए, एटलीस्ट PCS का लगा करके अगर आप चल रहे हैं तो आपका जो हर एक टॉपिक है ना बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ के साथ कुछ एक्सपेक्टेड जो मैं करवा रहा हूँ वो करते चले जाइए, और हर एक एक चीज़ की मैं कंसेप्चुअली वीडियो भी दे रहा हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये अब जेनेटिकल डिजीज के बारे, ये सारे क्लास में मैंने चीज़ें समझाई थी, ठीक है, कि कैसे चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, ये हर एक चीज़ को। तो इस कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज के जो 10 सवाल थे, इन 10 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। जो आपका डिजीज जो पार्ट है साइंस एंड टेक में भी देख लेंगे हम लोग, चलिए वो ठीक है, हम लोग देख लेंगे आगे क्या करना नहीं करना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने सवाल आपके सही हुए हैं।